नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह और आज हम कुंडली खंगालेंगे अंबाला लोकसभा की, जहां पर अभी सांसद भारतीय जनता पार्टी के रतन लाल कटारिया थे। उनके देहांत के बाद ये सीट अब खाली है। 2024 में अब जब चुनाव की घोषणा होगी तो अंबाला लोकसभा में भी चुनाव होगा। इस बारे में चर्चा करने के लिए मेरे साथ फिर हाजिर हैं जोगिंदर कथुरिया जी, जो कि एक पत्रकार हैं और पॉलिटिकल सर्वेयर हैं। कथुरिया साहब, आपका स्वागत है। और मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जो अंबाला लोकसभा है, ये क्योंकि शेड्यूल कास्ट रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो यहाँ थोड़ा सा जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनेगा वो शायद थोड़ा सा अलग बनेगा बाकी जो जनरल सीटें होती हैं। आपका क्या कहना है? बिल्कुल, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले हमने रोहतक लोकसभा और सोनीपत लोकसभा की कुंडली खंगाली थी। उसके बाद हमारे जो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट्स भी आए और लोगों के मेरे पास फ़ोन भी आए, आप सबसे पहले अंबाला लोकसभा कीजिए। तो हमने आप सभी की डिमांड पर आज अंबाला लोकसभा पर चर्चा करने के लिए यहाँ आए। और अंबाला की लोकसभा की चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं, अंबाला लोकसभा में लगभग 20 लाख वोट हैं। 9 विधानसभाओं से बनकर ये रिजर्व लोकसभा क्षेत्र है। 9 विधानसभाओं में 2 विधानसभाएं तो पंचकुला जिले की हैं, कालका और पंचकुला। कालका में वर्तमान में कांग्रेस के प्रदीप चौधरी एमएलए हैं और पंचकुला में वर्तमान में बीजेपी के ज्ञानचंद गुप्ता जी एमएलए हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे अंबाला जिले की सीटों पर। अंबाला में नारायणगढ़ में वर्तमान में शैली चौधरी विधायक हैं। उसके बाद अंबाला कैंट में अनिल विज, जो कि हरियाणा के लगातार कई वर्षों से गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो विधायक हैं। असीम गोयल अंबाला सिटी पर अपना कब्जा बनाए हुए हैं। उसके बाद सढौरा में रेणुबाला विधायक हैं। मुलाना सीट पर कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष होते थे फूलचंद मुलाना, उनके बेटे वरुण चौधरी या वरुण मुलाना, जो भी बोल लें, वो विधायक हैं। यमुनानगर की सीटों में यमुनानगर शहर जो शहरी सीट है यमुनानगर की, वहाँ पे ज्ञानचंद अरोड़ा जी, घनश्याम दास अरोड़ा जी विधायक हैं। और जगाधरी सीट पर हरियाणा के जो शिक्षा मंत्री हैं कंवर पाल गुर्जर, वो विधायक हैं। अब इनमें से आपको जातिगत आंकड़े पे अगर हम आए तो सबसे पहले हम जनरल जाति के वोटों के कथुरिया साहब, उसके बारे में चर्चा करने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड हमारे ऑडियंस को बता दें कि जो अंबाला लोकसभा है ये 1952 से बनी हुई है और इसमें ये हॉट सीट है। हॉट सीट इसलिए है क्योंकि कुमारी शैलजा, जो कि कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता हैं, प्रदेश की बड़ी नेता हैं, सोनिया गांधी के बहुत नज़दीक हैं और एक मायने में ये कहें तो हरियाणा की मुख्यमंत्री की जो रेस है, जो हुड्डा के अलावा अगर कोई दूसरा गुट है एसआर के ग्रुप, तो उसके भी प्रमुख चेहरा, नंबर 1 चेहरा महिला हैं, पढ़ी लिखी हैं। वो सिरसा से भी सांसद रही हैं, लेकिन अंबाला से भी वो सांसद रही हैं 2 बार। तो ये हॉट सीट है, आप क्या मानते हैं? हॉट सीट है ये? बिल्कुल हॉट सीट है। वैसे जो मुझे सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, इस बार कुमारी शैलजा चुनाव नहीं लड़ना चाहती। वो लोकसभा की बजाय विधानसभा का चुनाव उकलाना विधानसभा, जो रिजर्व विधानसभा है, वहां से चुनाव लड़ना चाहती हैं। वो कुमारी शैलजा हरियाणा की मुख्यमंत्री की बनने की इच्छा रखती हैं। वो वाया अंबाला चंडीगढ़ नहीं जाना चाहते, वो वाया उकलाना चंडीगढ़ जाने की इच्छा रखते हैं। तो आप ये कहें कि वो वाया अंबाला दिल्ली पार्लियामेंट में नहीं जाना चाहती, वाया उकलाना वो चंडीगढ़ की सीट पे बैठना चाहती हैं। हाँ बिल्कुल जी, क्योंकि उनका जो जन्म स्थली है, गांव है, वो उकलाना विधानसभा में ही पड़ता है। शायद उनका प्रभु वाला गांव है, वो उकलाना विधानसभा में ही पड़ता है।
परंतु मुझे एक इससे भी आगे जो सूत्र हैं, जो कांग्रेस की केंद्रीय कार्यसमिति है जो सिलेक्शन करेगी उम्मीदवारों का, वो अपने प्रमुख चेहरों को, जिस प्रकार पिछली बार भी सभी प्रमुख चेहरों को चुनाव मैदान में उतारा गया था, प्रमुख चेहरों को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। अब आप सपोज कीजिए रोहतक लोकसभा में दीपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यसभा सांसद है, लगभग 2 साल के करीब उनका कार्यकाल भी बाकी है, फिर भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को रोहतक लोकसभा से चुनाव लड़वाया जाएगा। इसी प्रकार कुमारी शैलजा को भी लोकसभा चुनाव लड़ना होगा। वो उन डिपेंड करेगी प्रमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन कि वो अंबाला से चुनाव लड़ेंगी या सिरसा से चुनाव लड़ेंगी। जी। अब हम बात करेंगे पिछले कुछ चुनावों की। जी। पिछले चुनाव जो 2019 में लोकसभा का हुआ था। अच्छा, इससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, रतनलाल कटारिया जो 2 बार अभी रेगुलर सांसद थे, उससे पहले भी 99 में वो अंबाला से सांसद रहे, तो क्या कारण था कि रतनलाल कटारिया बहुत पॉपुलर फेस रहे हैं? क्या कारण था कि वो 3 बार जीत हासिल की? देखो जी, मृदु भाषी थे, स्वच्छ छवि के थे, और जो किसी प्रकार का लाग लपेट नहीं था, मतलब किसी प्रकार का एलिगेशन उन पर भ्रष्टाचार का नहीं था, और जो उनके समाज के वोट अंबाला जो लोकसभा में है, बहुत बड़ी तादाद में उनके समाज के वोट हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, जहां तक कि मुझे जानकारी है, आज तक अंबाला लोकसभा में रविदासिया समाज को छोड़कर कोई सांसद नहीं बन पाया है। अगर कोई सामने टक्कर में किसी और समाज का आया है तो चारों खाने चित हो गया है, बहुत बुरी तरह हारा है। तो ऐसी सिचुएशन में कुमारी शैलजा भी उसी समाज से आती हैं, बिल्कुल, कटारिया साहब भी उसी समाज से आते हैं, तो कम से कम ये हमारे पास 20-25 साल का तो ये आंकड़ा है ही कि इसमें सिर्फ रविदासिया समाज से आए हैं। तो हम आगे बढ़ने से पहले, जैसे जनरल सीट में होता है ज्यादातर में, जैसे हमने सोनीपत लोकसभा के बारे में बात की तो जाट एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, तो अंबाला चूंकि SC रिजर्व्ड है, तो सबसे बड़ा सेगमेंट रविदासिया कितना % है उसका? लगभग 16% के करीब रविदासिया समाज के वोट हैं। मैं आपको उसका टोटल कैलकुलेशन बता देता हूँ। यहाँ लगभग 45% के करीब जनरल वोट्स हैं जी, 27% के करीब SC वोट हैं, और लगभग 28% के करीब यहाँ OBC वोट्स हैं। अब हम चर्चा करेंगे जनरल वोट्स में। जो जनरल जाति की वोट्स हैं, उनमें जो जाट वोट सबसे कम, किसी भी लोकसभा में सबसे कम अंबाला में ही है। अच्छा। अंबाला में केवल 6.6% जाट वोट्स हैं। उसके बाद जाट और जट सिख दोनों को मिलाया आपने? नहीं, जट सिख 5.6% के करीब जट सिखों के जाट और जट सिख मिलकर के ये लगभग 12%, और यही कांग्रेस का मुख्य वोट बैंक है आज की डेट में, क्योंकि जो जाट कम्युनिटी है वो मैक्सिमम किसान या खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई है, और पीछे जो किसान आंदोलन चल रहा था, अब फिर किसान आंदोलन तूल पकड़ लिया है 2.0। हाँ जी, तो यही कारण है कि ये वोट बीजेपी के अगेंस्ट जा रहा है। अगर बीजेपी इस मुद्दे को मैनेज नहीं कर पाए, जा रहा है। आज जो हमने सर्वे किया है उसमें मूड निकल के आया, तो वो जा रहा है। अगर बीजेपी इसको कोई मैनेज नहीं कर पाई, कोई बड़ा प्रलोभन किसानों को या बड़े कोई आश्वासन नहीं दे पाई। लेकिन जो आपने बताया कि जट सिख है, अभी पिछले दिनों चीफ मिनिस्टर का बड़ा स्वागत किया सिख समाज ने, और एक बुक भी निकाली, और जब से ये सेपरेट हरियाणा ग्रुप जो बनाया इन्होंने, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, तो इससे सिख, हरियाणा के सिख काफी खुश नजर आए। हाँ, अब अलग बात है कि किसान आंदोलन 2.0 है, तो उनका सेंटीमेंट बदल सकता है। देखो, मैं आपको एक और चीज ब्रीफली डीपली बता रहा हूँ कि जो सिख वोट्स हैं वो भी 3 भागों में बटा हुआ है। एक तो सिख वो जो
उसमें अनुसूचित जाति से जुड़े हुए, एक जट सिख मजहबी सिख। और एक जट सिख, और तीसरा जो जनरल में पंजाबी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। जो पंजाबी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं सिख, उनका जो मेरे पास सर्वे आया, लगभग 60 से 65% पंजाबी कम्युनिटी से जुड़े सिख बीजेपी की तरफ। जो जट सिख हैं उसका 75 से 80% बीजेपी के अगेंस्ट है। और जो मजहबी सिख अनुसूचित जाति में जिन्हें हम कैलकुलेट करते हैं, वो लगभग 50-50 हैं। वो मौका देखते हैं कि कौन जीत रहा है, किसका पलड़ा भारी है, वो परमानेंटली किसी के साथ नहीं बनते। तो हम कास्ट प्रोपोर्शन पे एक बार दोबारा शुरू करते हैं। सबसे पहले रविदासिया समाज आपने बताया, जिसका परसेंटेज है 15.7 के करीब, लगभग 16%। फिर आपने जट सिख का बताया, जट और जाट सिख का करीब 12% है। हाँ जी। उसके बाद ब्राह्मण लगभग 9% के करीब हैं, क्योंकि पंजाबी ब्राह्मण जाट जनरल कास्ट का तो कोई भी वहां चुनाव नहीं लड़ सकता। तो पंजाबी और ब्राह्मण वहां डिसाइडिंग फैक्टर है। यही कारण है कि आज जो सेंटिमेंट्स हैं अंबाला लोकसभा सीट पर, वो बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा यही कारण है कि पंजाबी और जो ब्राह्मण वोट है वो लगभग मिलाकर 18 से 19% के बीच में बनता है। ब्राह्मण लगभग 8.5-9% है और पंजाबी लगभग 9.5% के करीब है। तो इनको मिला के 19% वोट का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 75 से 80% बीजेपी की तरफ देखा जाता है कि जैसे आपने बताया कि रविदासिया समाज से अब तक एमपी बनते आए हैं, तो शेड्यूल कास्ट में भी और भी कास्ट होती हैं, सब कास्ट होती हैं। हाँ, उनमें कोई वाल्मीकि समाज के लगभग 5.5-6% वोट हैं। रविदासिया समाज के बाद जो शेड्यूल कास्ट में सबसे अहम हिस्सा है वो वाल्मीकि समाज के वोट्स का है, और लगभग मैंने आपको बताया 5.5 से 6% के बीच में वहाँ वाल्मीकि समाज के वोट्स। तो मेन जो आप फाइट देखते हैं, आप बीजेपी कांग्रेस में देखते हैं? बीजेपी और कांग्रेस में आपको एक ताज्जुब की बात बताऊंगा। 2009 का जब चुनाव था लोकसभा, उसमें लगभग 22% बीएसपी को वोट बैंक मिला जी। 2000 जब इसका चुनाव हुआ, 14 का चुनाव हुआ, तो वो घटकर 10.6% आ गया। और जब 2019 का चुनाव हुआ तो वो 7.2% आ गया। बड़ा इंटरेस्टिंग है आपने बताया। उसके बाद आप बता रहा हूँ, पूरे देश में बीएसपी जानी जाती है शेड्यूल कास्ट वोट्स के लिए, लेकिन अंबाला का जो कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां बता रहे हो कि बीएसपी, मायावती वाली बीएसपी, उसका वोट परसेंट घटता जा रहा है। अभी वर्तमान में जो मैंने सर्वे किया है उसमें बीएसपी 3 से 3.5% पर सिमट रही है। आप देखें कि बीएसपी का वोट बैंक का पूरे देश में बहुत बड़ा हिस्सा, जब से मायावती की सक्रियता कम हुई है पूरे देश में, तभी से बीएसपी का वोट बैंक ट्रांसफर इधर उधर ट्रांसफर हो रहा है। और वो सबसे बड़ा बेनिफिट कांग्रेस को ही हो रहा है। जितना बीएसपी का वोट बैंक गिर रहा है, उतना वो कांग्रेस की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। देखो, हमेशा से जो बीएसपी का वोट बैंक है वो बीजेपी विरोधी रहा है जी। और बीजेपी विरोधी होने के बाद बीजेपी को सबसे मजबूत टक्कर कौन देती है? वो कांग्रेस देती है ऑब्वियसली। तो बीएसपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो कांग्रेस की तरफ धीरे धीरे ट्रांसफर होता जा रहा है, इसलिए बीएसपी का वोट बैंक जीतता जा रहा है। जी जी। तो अब सबसे बड़ा सवाल खुफिया साहब ये है कि कैंडिडेट्स कांग्रेस और बीजेपी से कौन कौन हो सकते हैं? शैलजा, आपने जैसे बताया कि वो चाहती नहीं पर शायद उनको लड़ना पड़े, लेकिन और कौन कौन से नाम? कांग्रेस से बात करते हैं पहले। कांग्रेस के जो वर्तमान में प्रदेशाध्यक्ष हैं, उदय भान जी का भी नाम चल रहा है। उसके बाद वहाँ के स्थानीय विधायक भी हैं, उनके पिताजी कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। मुझे लगता है, मेरे जो सर्वे में निकल कर आया, वरुण मुलाना वहाँ सबसे मजबूत प्रत्याशी होंगे। कारण? आपको उसका एक कारण भी बताऊंगा। वरुण मुलाना
जी खुद भी विधायक हैं, उसके बाद उनके पिताजी भी विधायक रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष भी रहे हैं, बहुत बड़ा चेहरा है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, रविदासिया समाज से बिलोंग करते हैं, बाहुल्य समाज है रविदासिया समाज जी। और संपन्न परिवार है। चुनावों में हर तरह की मैनेजमेंट करनी होती है, तो ये वो चुनावी अनुभव भी रखते फूलचंद हैं, मौलाना के सुपुत्र हैं। अब एक और जो विशेष बात है, हुड्डा गुट से बिलोंग करते हैं जी। अब वहां के जो स्थानीय विधायकों को की गिनती करें, अब अंबाला कैंट और अंबाला सिटी में यदि शैलजा का जो वोट बैंक आता है, यदि वरुण मुलाना लड़ते हैं वहां से तो चुनाव, उनको हुड्डा का खुला सपोर्ट होगा। खुला सपोर्ट होगा। तो वहाँ निर्मल के मामले में सिर्फ कॉस्मेटिक सपोर्ट होगा, दिखाने के लिए होगा, अंदर खाते नहीं होगा। नहीं, अभी पीछे जब निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा ने दोबारा कांग्रेस ज्वाइन की है, तो वो कांग्रेस हाईकमान ने ज्वाइन करवाई है। पिछली बार कुमारी शैलजा निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा की टिकट विधानसभा में कटवाने में कामयाब हो गई थी, उसका भारी नुकसान कांग्रेस को हुआ था। जो चेहरा लोकसभा का चुनाव कुरुक्षेत्र से लड़ रहा है और 3 लाख से ज्यादा वोट ले रहा है, उसको अब विधानसभा की टिकट नहीं देंगे, तो ये केवल गुटबाजी का ही परिणाम था। इस बार कांग्रेस हाईकमान ने, मुझे लगता है, उन दोनों टिकटों को ऑलमोस्ट फाइनल कर दिया है। आप देख लेना, विधानसभा का जब चुनाव होगा तो अंबाला सिटी से निर्मल सिंह और अंबाला कैंट से चित्रा सरवारा कांग्रेस की उम्मीदवार। लेकिन निर्मल सिंह का तो कुरुक्षेत्र से भी लोकसभा के लिए भी शायद नाम चले, वो चले, पर मुझे लग रहा है विधानसभा की बात हो रही है, अभी विधानसभा की बात हो, पर कुरुक्षेत्र लोकसभा में यदि लाल बहादुर शास्त्री जी, जो हमारे देश के पूर्व में प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके बेटे अगर चुनाव लड़ना चाहेंगे, तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट वो फाइनल ही होगा, क्योंकि उन्होंने केंद्र जो समिति है कांग्रेस की, उनसे बात करके यहाँ आवेदन किया होगा। जी। चलो हम एक बार वो कुरुक्षेत्र को दूर रखते हैं, हम आते हैं और कौन कैंडिडेट हो सकते हैं कांग्रेस के। कांग्रेस में एक सढौरा से विधायक हैं रेणु बाला, वो भी उम्मीदवार हो सकती हैं। मुझे लगता है कि कुमारी शैलजा के गुट से उन्हें माना जाता है और अच्छी खासी पकड़ उनकी अपनी विधानसभा में है, और एक महिला को महिला रिप्लेस करे, ये ऑप्शन भी शैलजा चाहेंगी कि मेरी अब्सेंस में यहाँ से रेणु वाला चुनाव लड़े। और अगर बीजेपी पे आते तो बीजेपी से रतनलाल कटारिया जी स्वर्गवासी हो गए हैं, तो उनकी धर्मपत्नी बंतो कटारिया जी का नाम चल रहा है, उन्हें सहानुभूति का वोट भी मिल सकता है, और वो पहले से ही एक्टिव रहती थी रतनलाल। पर मुझे लगता है जो बीजेपी एज फैक्टर के उसमें उन्हें टिकट नहीं देगी, किसी युवा चेहरे को। जो अशोक तंवर को बीजेपी में शामिल किया गया है, उन्हें लोकसभा चुनाव लड़वाया जाएगा, या तो सिरसा से या अंबाला। वो एक टाइम एमपी रह चुके हैं सिरसा से कांग्रेस की टिकट पे। हाँ जी। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान भी रह चुके हैं, आम आदमी पार्टी का भी अनुभव ले चुके हैं, और तृणमूल कांग्रेस का टीएमसी का भी ले चुके हैं, तो उनको बीजेपी हो सकता है कि उनको फील्ड करे। एक नाम और पूर्व में मंत्री रहे हैं, उन्हें मनोहर लाल खट्टर जी का बहुत ही करीबी माना जाता है, कृष्ण बेदी। परंतु जातिगत आंकड़े उनके फेवर में नहीं जाते, वो उनके खिलाफ जा रहे हैं। वो वाल्मीकि समाज से हैं और यहाँ रविदासिया समाज का बहुत बड़ा प्रभुत्व है, और बीजेपी हर एंगल को खंगाल कर ही टिकट देती है किसी भी उम्मीदवार को। तो बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट की हमने चर्चा की, इसके अलावा आईएनएलडी, पीएसपी, आम आदमी पार्टी के कौन कैंडिडेट हो सकते हैं? आईएनएलडी से देखो, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने जो सर्वे किया सिंबल पर, बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्वे। आज की डेट में बीजेपी को 47% वोट मिल रहे हैं। आज की डेट में, भविष्य में क्या हो उसे हम कुछ नहीं कह सकते। मैंने राम मंदिर मुद्दे के बाद वेव जानने की एक ऑनलाइन सर्वे किया मैंने। 47% वोट
यहाँ भाजपा के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है और 42% कांग्रेस के हक में जाता दिखाई दे रहा है। केवल 5% का अंतर, जो पिछली बार बहुत बड़े मार्जिन से रतन लाल कटारिया जीते थे, इस बार अंबाला जो लोकसभा सीट है वो रोहतक सोनीपत के बाद तीसरे नंबर की कांग्रेस की पैनी निगाह बनी हुई है अंबाला सीट पर, क्योंकि कांग्रेस को अंबाला में एक आशा की किरण, अगर सही से कांग्रेस मैनेज कर पाई तो इस बार बीजेपी को वहां झटका भी मिला। जब आप ऑनलाइन सर्वे की बात करते हैं तो ऑनलाइन में जो भाग लेते हैं वही लोग तो भाग लेते होंगे जो कंप्यूटर चलाना जानते हैं, नेट चलाना जानते हैं, क्योंकि अब हमारा जो आम वोटर है जो लाइन में खड़ा होता है, मुझे लगता है शायद वो तो पार्टिसिपेट नहीं करता होगा। मैं आपको बता दूं, हमारा ऑनलाइन सर्वे केवल मोबाइल और कंप्यूटर पर नहीं चलता। हमारे बंदे फील्ड में जाकर लोगों से वो क्वेश्चनरी फिल करवाते हैं, उस क्वेश्चनरी को हम एनालाइज करते हैं, उसी एनालाइज से ये डाटा निकल कर आता है जो हम आपके सामने दर्शकों के सामने। इसी को ऑनलाइन सर्वे कह रहे हैं आप? हाँ जी, ऑनलाइन सर्वे हम यहाँ बैठे ये देख पाते हैं कि हमारा कौन बंदा किस विधानसभा में, किस गांव में, किसके पास बैठा है, उससे हमें लोकेशन भी ट्रेस हो जाती है और वो जो भी डाटा फीड कर रहा है वो हम यहाँ बैठे बैठे भी देख सकते हैं। तो इश्यूज क्या क्या रहेंगे? राम मंदिर का एक इशू आपने बातचीत की, और क्या इशू रह सकता है? विपक्ष दो मुद्दों को सबसे बड़ा भुनाने की कोशिश कर रहा है। एक तो बेरोजगारी का मुद्दा। बेरोजगारी पिछले काफी समय में हरियाणा में बहुत बढ़ी है। जो वादा नरेंद्र मोदी ने 2014 में प्रतिवर्ष जिस अनुपात में रोजगार देने का किया था उसे पूरा नहीं कर पाए। इस मुद्दे को विपक्ष या कांग्रेस ये तो पैन इंडिया, पैन स्टेट, ये तो बेरोजगारी मुद्दा तो पूरे इंडिया के कोने में है, तो अंबाला में भी है। ठीक है। एक महंगाई का मुद्दा, विपक्ष महंगाई को बहुत भुनाने की कोशिश कर रहा है। आप स्वयं देखिए, जनता हर बात जानती है, परंतु हमारी जो मीडिया है वो इस जो मुख्य मुद्दे होते हैं उससे जनता को भटकाने का काम कर रहे हैं। जो असली मुद्दे हैं उस पर चर्चा ना करके, जब कभी 5 या 10 रुपए सिलेंडर का भाव बढ़ता था तो बीजेपी के जो आज बहुत बड़े मंत्री हैं, नेता हैं, बहुत उग्र प्रदर्शन किया करते थे। जी, मुझे वो याद है एक पिक्चर जो मीडिया में छपी थी जब बीजेपी विपक्ष में थे, जिसमें ओम प्रकाश धनखड़, अनिल विज, सुभाष बराड़ा कुर्ता निकाल के सिर्फ बनियान अर्धनग्न अवस्था में उन्होंने एमएसपी के लिए जो है प्रदर्शन किया था। रेल तक रोकी थी। और आज देखो पिछले 10 साल से ये पावर में है और हमारा किसान जो आज सड़कों पे है। आपको याद हो ना हो, मैं जनता को अवगत कर, स्मृति ईरानी जी ये सिलेंडर के लिए रोहतक आई थी और उन्होंने बहुत उग्र प्रदर्शन किया था और पुलिस ने उनके साथ मैन हैंडलिंग भी किया था, तो वो बिल्कुल याद है मुझे। और आज सिलेंडर देखो क्या दाम, 1000 रुपए का सिलेंडर मिलता है। जो एक आम गृहिणी है उसको घर चलाना बहुत मुश्किल हो रखा है। जो इनकम के सोर्स उस रेशियो में नहीं बढ़े, जो एक्सपेंसेस हैं वो इनकम के सोर्सेज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बढ़े। यही कारण है कि लोगों को घर चलाना बहुत कठिन हो रखा है, मुश्किल हो रखा है जी। उसके बाद एक और जो मुद्दा वर्तमान में किसान आंदोलन का है, ये मुख्य मुद्दे रहेंगे इन चुनावों में। भाजपा विकास और भाजपा राम मंदिर के नाम पर और जो भाजपा की मुख्य नीति वोटों का पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण करने के नाम पर मैदान में उतरेगी और वोट लेना चाह रही है जनता से। जी जी जी। इसके अलावा और कोई मुख्य बात जो अंबाला लोकसभा से? मुझे लगता है यदि महिला को चुनाव लड़वाने की बात आई और हुड्डा गुट से गीता भुक्कल का भी नाम प्रपोज किया जा सकता है अंबाला सीट पर जी। क्योंकि कांग्रेस का बहुत बड़ा चेहरा है, पहले शिक्षा मंत्री भी रही हैं, लगातार काफी टाइम से विधायक बन रही हैं। उसके बाद
मुझे लग रहा है कि आज का जो सर्वे है, लोकसभा में अधिकतर सीटों पर भाजपा को बढ़त मिल रही है। केवल उम्मीदवार को देखकर यदि वरुण चौधरी को लोकसभा का टिकट थमाया जाता है तो वो 100% मुलाना से अच्छी खासी बढ़त लेकर चलेंगे जी। यही उनके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। और यदि वरुण चौधरी प्रत्याशी होते हैं और कुमारी शैलजा और उनके जो साथी हैं वो उनकी दिल से मदद करें तो वरुण चौधरी वहां के सबसे मजबूत प्रत्याशी। लेकिन आप ये देखिए रतनलाल कटारिया ने 2019 में करीब 56%। अच्छा, इतना लंबा गैप पूरा कर पाएंगे? देखो वो लगातार काफी सालों से अंबाला में एक्टिव थे। अब उनकी जगह जिसे भी टिकट था, सपोज कीजिए अशोक तंवर को, उनकी अंबाला में क्या कनेक्टिविटी है? अगर टिकट कृष्ण बेदी जो खुद विधानसभा का चुनाव हार गए, जो पार्टी की टिकट के नाम के जो वोट मिलेंगे वो तो मिलेंगे, लेकिन कटारिया साहब के अपना वोट बैंक साथ जुड़ता था। तंवर साहब या कोई और आते हैं तो शायद उनके साथ ये बात, वो अपना वोट बैंक नहीं जुड़ेगा। और वो आम आदमी की जीवन जीते थे रतनलाल कटारिया जी। जो आज के नेता हैं वो वीआईपी कल्चर वाले नेता हैं। तो ये आज हमने चर्चा की अंबाला लोकसभा की कुंडली खंगाली। कथुरिया साहब ने एक एक विधानसभा वाइज 9 की 9 विधानसभाओं के बारे में, जो अंबाला लोकसभा में जो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके बारे में बताया। कौन कौन कैंडिडेट्स हो सकते हैं, कांग्रेस के, बीजेपी के हैं, वो बताया। क्या इश्यूज हैं वहाँ के, ये बताया। तो कथुरिया साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जल्दी ही आपको अगली लोकसभा की कुंडली खंगालने के लिए दोबारा से वीडियो लेकर के आएंगे। आपको हमारे इस सर्वे के बारे में अगर कुछ भी कहना है, अच्छा बुरा, आप कमेंट करके बता सकते हैं ताकि आपकी बात भी हम तक पहुंच सके। कथुरिया साहब नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।